गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्लियर? तो यहाँ पर जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्क के बारे में जो है वो मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि फर्स्ट वीडियो है इस यूनिट की, और पावर के बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि हमारे पास सेकंड नंबर वीडियो है। क्लियर? तो अब हमारे पास बात आती है कि एनर्जी क्या चीज है। एनर्जी ऑफ ए बॉडी एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। अगर हम हिंदी में बात करें तो एनर्जी है एक बॉडी की कार्य करने की क्षमता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, मींस एनर्जी कहते हैं। क्लियर? यहां पर एक वर्क था। वर्क क्या होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट इज वर्क इन द फॉर्म ऑफ फिजिक्स। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास क्या है? एक पावर। पावर क्या होती है बेटा? एनर्जी और पावर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। क्या कि एनर्जी तो क्या है? कैपेसिटी मतलब क्षमता, कार्य करने की क्षमता जो है वो एनर्जी होती है। और जो पावर होती है वो क्या होती है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग द वर्क, कार्य करने की दर को हम पावर कहते हैं, मतलब शक्ति कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों रिजेंबल हैं। क्लियर? जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कैसे हैं। उसी प्रकार जो पावर है, पावर एक प्रकार से कार्य करने की द रेट ऑफ डूइंग द वर्क है। क्लियर? यहां पर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क है। कैपेसिटी कार्य करने की क्षमता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाया तो खाना खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, या कोई भी हम एनर्जी लेते हैं उससे हमारे शरीर में एक प्रकार से ताकत आती है, मतलब कार्य करने की यानी वर्क करने की इच्छा जाग जाती है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम क्या हैं? काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारे पास एनर्जी है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी है, तो हम काम कर सकते हैं। हमारी जो बॉडी है ना, वो एक प्रकार से मशीन है, यानी हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को एक मशीन से कंपेयर कर सकते हैं। अब खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, तो उसके बदले में हम क्या करते हैं? कार्य। तो वहां पर वो जो एनर्जी है हमारे शरीर की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो जाती है। क्लियर? जैसे आपने किसी चीज को घुमाया, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर क्या है? एनर्जी। आपने किसी बॉडी को क्या किया? घुमाया, अपने हाथ से घुमाया, तो आपकी जो मांसपेशी ऊर्जा है, आपकी जो बॉडी की मांसपेशी ऊर्जा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपने घुमाया तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जस्ट एनर्जी क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास, तो आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी उतनी देर उसको क्या करेंगे? आप उस बॉडी को घुमा पाएंगे। और जैसे ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी शरीर के अंदर से, तो आप उस बॉडी को नहीं घुमा पाएंगे। तो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, हम एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते। क्लियर? वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म ट्रांसफर हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जनरेटर का आर्मेचर क्या करते हैं? घुमाते हैं, तो वहां पर कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। वो कन्वर्ट किस में हो रही है? इलेक्ट्रिकल में, आपको बिजली दे रहा है। क्लियर? तो ये चीजें हैं। मोटर है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, उसको हम कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल। और वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? मैकेनिकल में।
तो एनर्जी जो है उस मोटर की क्या है, क्षमता। अगर जितनी ज्यादा क्षमता होगी वो उतना ही लोड ले पाएगी, और जितनी उसकी क्षमता कम होगी तो उतना ही लोड कम ले पाएगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एनर्जी के ऊपर। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा वर्क कर पाएगा, एनर्जी कम है तो वो कम वर्क कर पाएगा। क्लियर। तो हर एक चीज से कोई भी है एनर्जी हमें मिलती है, कुछ भी खाते हैं, और हर एक बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर। वो एक अलग बात है कौन सी फॉर्म में हमारे सामने आता है। एक पत्थर है या एक ईंट है, उसमें भी एनर्जी होती है, बस उसको सिर्फ क्या करने की आवश्यकता है, मोशन देने की आवश्यकता है। अगर एक हम पत्थर को फेंक के मारेंगे तो वो दूसरी जगह क्या करेगा, डैमेज करेगा। डैमेज किसकी वजह से होगा, उसके अंदर एनर्जी आई। एनर्जी किसकी वजह से आई, मोशन की वजह से। तो ये बातें हैं, वो ये कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है वो हर एक बॉडी के अंदर होती है, सिर्फ उसको कन्वर्ट करना होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आप एनर्जी ले सकते हैं हर एक बॉडी से। क्लियर। अब इसके बाद जो बात आती है कि वर्क और एनर्जी, जैसे दोनों सेम रिजेंबल बताए थे, आपके सेम बताए थे, तो इसलिए इनकी एसआई यूनिट भी आपकी सेम होती है। एसआई यूनिट जो है एनर्जी की वो जूल होती है, सीजीएस यूनिट है वो आर्ग होती है। क्लियर। और 1 आर्ग है वो 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। ये रिलेशन है आर्ग, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में। लाइकवाइज एनर्जी की एक दूसरी और यूनिट होती है कैलोरी। कैलोरी जो है वो आपको कोई भी खाने का सामान जो फूड पैक्ड होता है उनके ऊपर आप पैकेट पे आप चेक कर सकते हैं, वहां पर लिखा मिलेगा कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज है। क्लियर। और 1 कैलोरीज जो है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 4.2 जूल। कोई भी खाने का सामान होता है उसमें कैलोरीज जरूर लिखे मिलेंगे। क्लियर। तो वो एनर्जी का है जिसको CAL लिखा मिलेगा, या फुल फॉर्म भी लिखी मिल सकती है, जिससे हमें 1 कैलोरी से 4.2 जूल एनर्जी मिलती है। एनर्जी की और दूसरी यूनिट होती है बेटा एक किलोवाट आवर, KWH। के का मतलब किलो, W वाट, आवर मतलब घंटा। क्लियर। जो जिसके अंदर कितनी एनर्जी होती है बेटा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और बेटा ये जो आपके पास एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर, ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये आपकी इलेक्ट्रिक मीटर जो सबके घर में लगे हुए हैं। क्लियर। उसमें एनर्जी मेजर करने के लिए काम यूज किया जाता है, किलोवाट आवर। और बेटा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर होता है। मतलब आपके मीटर में, जैसे आप देखते हैं मीटर में कितनी यूनिट निकाल दीजिए, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट है वो 1 किलोवाट के बराबर है। 1 यूनिट खर्च की है तो इसका मतलब कितनी एनर्जी खर्च कर दी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर एनर्जी है वो खर्च कर दी गई। और अगर आप 20 यूनिट निकालते हैं तो इसको 20 से 20 से यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी एनर्जी है वो आप खर्च कर देते हैं। ये जो आपके पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल एनर्जी है उसकी ये यूनिट होती है किलोवाट आवर, या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर होता है। क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब है वोल्ट। EV क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। दीज आर द सम्स यूनिट्स ऑफ द एनर्जी, जो कि बेसिकली ये यूनिट वर्क की भी होती हैं। ये रिलेशन है, ये कैलोरीज, ये एनर्जी की यूनिट है। क्लियर। तो यहां पर हमने एनर्जी की डेफिनेशन और डिफरेंट बातें की। यहां पर फिर से ध्यान देना है कि पावर और एनर्जी में अंतर है। एनर्जी कैपेसिटी है और पावर जो है रेट ऑफ डूइंग द वर्क है। क्लियर। तो ये एनर्जी की डेफिनेशन, इसकी कुछ एसआई यूनिट थी।
और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है और वर्क का डायमेंशन फार्मूला है वो सेम होता है। तो इसका डायमेंशन जो फार्मूला होगा वो आपके पास होगा m1 L2 T - 2। क्लियर? ये डायमेंशन फार्मूला है, किसका डायमेंशन फार्मूला है? वर्क का भी कह सकते हैं और एनर्जी का, दोनों का ये डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, वर्क और एनर्जी। क्योंकि आगे जब हम एनर्जी की कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो हम वहां से क्या निकालेंगे? वर्क, और वही वर्क है की वैल्यू जो आएगी वही किसके बराबर होगी? एनर्जी के बराबर होगी। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के प्रकार। वैसे तो एनर्जी है वो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जीज है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मेन पार्ट्स हैं। इन दो भागों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम यहां पर इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जो पहली टाइप है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में K.E से लिखा जाता है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक बॉडी के अंदर आएगी, कब आएगी? जब वो बॉडी है मोशन में होगी, यानी ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी के मोशन के कारण, बॉडी के मोशन के कारण, गति के कारण जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब जैसे इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे पानी है ना? जैसे आपकी टंकी में पानी क्या है? स्टोर है। जैसे ही आप टैप ऑन करते हैं, क्या ऑन करते हैं? टैप, तो आपके वहां पर पाइप में से पानी क्या होगा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी मोशन में आ जाएगा। तो उस दौरान उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? उस पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी प्रकार जैसे पानी है, कहीं पर भी बरसात हुई और पानी भर गया और पानी फिर बहने लग गया, मोशन में आ गया यानी वाटर, तो उस दौरान उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? अब इसी प्रकार जैसे आपने एक पत्थर उठाया, उसको फेंक दिया, तो जब तक पत्थर मतलब स्टोन गति में है, मोशन में है, तब तक उस पत्थर के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि एनर्जी जो है वो हर एक बॉडी के अंदर होती है। क्लियर? सिर्फ उसको चेंज करने की आवश्यकता होती है। जैसे पत्थर है, रखा हुआ है, क्लियर, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो आपने उस पत्थर को उठाया और फेंक दिया, तो जैसे ही वो पत्थर गति में आया, स्टोन है वो गति में आया, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो वो पत्थर में भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, जो कि आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी, E दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज द एनर्जी, m इज द मास ऑफ द बॉडी और c इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यदि कोई भी बॉडी है वो हाई स्पीड से ट्रेवल करती है, मोशन में रहती है, तो उससे क्या ले सकते हैं हम? एनर्जी, यानी उसका मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ये आइंस्टाइन ने दी थी इस इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो मोशन में इसी प्रकार जैसे आपके पास क्या है? गन है, गन में से बुलेट फायर की, तो बुलेट कहां गई? मोशन में, तो उसमें के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? तो जो भी, यानी फाइनली क्या बात रिजल्ट है यहां पर कि कोई भी बॉडी है उसमें अगर मोशन है, उस बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है इसके फॉर्मूले की। किसकी बात करते हैं? फॉर्मूला, यानी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला है वो क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमारे पास क्या है? वर्क निकालें, यानी उसके दो तरीके हैं। क्या है? एक तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल ले। क्या निकालें? अमाउंट ऑफ वर्क डन
टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, यानी कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, मोशन में है, उस बॉडी के मोशन में जब है तो उसको रोकने के लिए आपने कितना काम किया, वो भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी बॉडी है वो किस में है, मोशन में है, गति में है। क्लियर? तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो उसको रोकने के लिए, या दूसरे क्या चांस है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट पर, और उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, और वो बॉडी है वो किस में आ गई, मोशन में, तो उस दौरान आपने कितना वर्क किया, यानी रेस्ट पर जो बॉडी थी उसको मोशन में लाने के लिए आपने जितना काम किया वो भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, वो वर्क भी, क्योंकि ये दोनों किससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड। तो आइए इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या कि जैसे ये हमारे पास एक कोई भी सरफेस है, क्लियर, इस सरफेस के ऊपर ये एक मासिव बॉडी रखी हुई है। क्या रखी हुई है, एक मासिव बॉडी जिसका मास जो है वो m है, जिसका मास क्या है, m है। तो यहां पर आप लिख लेंगे कि लेट, या सपोज आप कह सकते हैं लेट m मास ऑफ ए बॉडी। क्लियर? इसके अंदर ए जो है वो क्या होगा, एक्सीलरेशन। ए क्या है, एक्सीलरेशन। जैसे हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, एक्सीलरेशन। तो ए क्या है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, इन द बॉडी। और ये कब आएगा एक्सीलरेशन, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि F जो है वो क्या है, फोर्स अप्लाइड। F क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये F क्या है, फोर्स। तो यहां पर जैसे ये एक मासिव बॉडी है जिसका मास m है, इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, F। क्लियर? तो कितना फोर्स अप्लाई किया, ये। तो अब इस बॉडी के अंदर क्या आएगा, मोशन में आएगी। बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर इनिशियली, क्योंकि रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी कैसी है, 0। हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो ये बॉडी किस में आएगी, मोशन में। और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके बाय द वे कहां पहुंच गई, यहां पर, जिसका मास क्या है आपके पास, m। तो यहां से बॉडी ने यहां तक एक s डिस्टेंस ट्रेवल की और ये वेलोसिटी एक्वायर कर ली। v क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी व्हेन बॉडी इन मोशन। जब बॉडी किस में आ गई, मोशन में। इसको हम क्या कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। क्लियर? तो अब इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो यहां पर हम फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पर मैं लिख देता हूं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो जैसे मैंने आपको बताया, v स्क्वायर तो फाइनल वेलोसिटी है, वो 0 के बराबर नहीं होगी। u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि इसके बराबर होगी, 0 के, दैट इज इक्वल टू 2as। यहां पर आपके पास हम क्या करें, एक्सीलरेशन निकाल लें। तो एक्सीलरेशन a दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। क्लियर? ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, वर्क। और वर्क किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फोर्स की। क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एक्सीलरेशन। अब आपको पता है जो फोर्स है ना, वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है।
किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, यहां से निकाली, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थे, तो यहां से क्या आ गई, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। क्लियर। अब हम यहां पर फिर से आगे चलते हैं वर्क निकालने के लिए, यहां पर हम आएंगे अब। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क W दैट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स किसके बराबर है, ये रहा m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s इनटू बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, फोर्स अप्लाई किया था जब s, तो s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर वर्क दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। मीन्स यहां पर जो वर्क आएगा इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए, तो वहां पर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। और अगर यही बॉडी मोशन में होती, v वेलोसिटी से मोशन में होती, तो इसको भी रोकने के लिए हमें इतना ही वर्क करना पड़ता। स्टार्टिंग में बताया था दो केसेज हैं, या तो बॉडी को रेस्ट से किस में लाओ, मोशन में, उसके लिए कितना काम किया, या बॉडी मोशन में है तो उसको किस पे लाओ, रेस्ट पे, तो आप कितना काम करेंगे, वो एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर। और वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, बराबर, इसलिए दिस फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी बॉडी के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर बॉडी की वेलोसिटी भी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन यहां पर एक रिलेशन आता है इसी से, किससे, कि मास और वेलोसिटी जो होते हैं ना बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे होते हैं, यहां पर मैं छोटा सा आपको बता देता हूं कि अभी हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर निकाला। अब हम क्या करें, मास को इधर ले आए, तो यहां पर क्या जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, मास को इधर आ गया, यहां पर 1/2 v स्क्वायर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी और मास दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मान लेते हैं तो यहां पर मास और वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसकी मास कम है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। दूसरा एक पॉइंट है नेक्स्ट, जो कि आपने आप हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। इस पॉइंट पर ध्यान देना है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज बी पॉजिटिव, मींस काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहां पर एनर्जी की टाइप्स के अंदर हमने पढ़ा कि जो टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल की डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम काइनेटिक की बात कर रहे हैं आज। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला था, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात ध्यान रखनी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर मास और वेलोसिटी है, कब, जब हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। इस बात का ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, बार बार इस बात को बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। क्लियर। तो ये फॉर्मूला था, किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज जो है वो न्यूमेरिकल निकालने में बहुत यूज होता है। ठीक है,
जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर हम वी नो दैट कि जो लीनियर मोमेंटम है जिसको P से डिनोट किया जाता है, स्मॉल p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। क्लियर। ये m मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब ये काइनेटिक एनर्जी है, इनका रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हाफ ऑफ mv स्क्वायर, इसको हम m से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और m से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। इस रिलेशन को किससे डिवाइड कर दिया, मास से ही डिवाइड और मास से ही मल्टीप्लाई। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m। ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। क्लियर। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा mv किसके बराबर है, p। तो यहां पर m का भी स्क्वायर और v का भी स्क्वायर है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। और यदि हम p का रिलेशन निकालना चाहें, p को करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सारी टर्म कहां चला जाएगी, उधर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2m मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर। और खाली p की वैल्यू निकालनी है तो p दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट, क्योंकि उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा 2m। और यहां पर चाहे के e लिख दीजिए, यानी काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं, या कैपिटल E भी लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो ए सिंबल ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये P लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये रिलेशन भी सही है और ये रिलेशन भी सही है। दोनों ही रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में। क्लियर। अब यहां से कुछ बातें आती हैं कि काइनेटिक एनर्जी है वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, p स्क्वायर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। ये कब होगा ऐसा कि काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक p स्क्वायर मोमेंटम के बराबर है। क्लियर। तो ये कब है, ये कब आएगा केस, जब मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। ये रिलेशन कब आएगा, जब p कांस्टेंट है। p क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। क्योंकि फार्मूला क्या है ये, तो यहां पर तीन क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और मास। अगर दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब दूसरी जो थर्ड जो क्वांटिटी बच गई वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ही ऐसा है। तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, मास। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी में तो आपने अभी बताया था मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो वहां पर मास और वेलोसिटी है, यहां पर मोमेंटम नया वर्ड जुड़ गया, लीनियर मोमेंटम, इसलिए मोमेंटम कांस्टेंट है तो यहां पर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात का ध्यान रखना है, फार्मूला है वो चेंज हो गया, रिलेशन है वो चेंज हो गया है। क्लियर। इसी प्रकार जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम और मास के हो गया। तो इसी प्रकार एक रिलेशन और क्या बच गया कि जो p मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ m, क्योंकि p स्क्वायर है ना, तो ये m कहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, m ऊपर जाएगा तो p स्क्वायर है तो उधर जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। ऐसा कब है, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। बेटा न्यूमेरिकल में ये चीजें बहुत काम आएंगी। वो आपसे कह देगा मोमेंटम कांस्टेंट है, दो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछता है। क्लियर।
जैसे क्या कह दिया, एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, प्रोटॉन, उनका मोमेंटम कैसा है, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी बताइए किसकी ज्यादा होगी। तो लीनियर मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, मास के। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कंपेयर करना है, तो प्रोटॉन का मास क्या होगा, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, कम। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। दूसरा केस क्या पूछ लेता है कि दो पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही नाम ले लेता हूं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में देगा। तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एम है। मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा हमारे पास जो है एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जैसे लीनियर मोमेंटम जो है, और न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा सकता है, जैसे लीनियर मोमेंटम है आपका P, ठीक है, वो इंक्रीज कर दिया 10%। लीनियर मोमेंटम P जो है वो इंक्रीज कर दिया 10%, तो वो आपसे पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंजमेंट आएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंजमेंट आएगा। तो इस रिलेशन का आपने यूज करना है। मोमेंटम का और 10% बढ़ा दिया, इंक्रीज किया है, तो कितना हो जाएगा, नया मोमेंटम आप निकालेंगे। नए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालकर इसको सोल्व करना है। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास जो है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए यहां पर मैंने आपको बताया इस टाइप का न्यूमेरिकल है वो यहां पर आएगा, और मोमेंटम कांस्टेंट है तो रिलेशन कितना है 1 मार्क्स में, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। अब इन्हीं से रिलेटेड ग्राफ है, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, और ये आपके पास थर्ड पॉइंट है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास जो है थर्ड है, फर्स्ट है और सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पी के। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ग्राफ निकालना है फर्स्ट का। तो यहां पर ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ करेंगे, पहले के लिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। तो इस एक्सिस का लॉन्ग क्या होगा आपके पास, मोमेंटम होगा, क्या होगा, पी। इसके अलोंग आपके पास क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर मोमेंटम पी। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस प्रकार का ग्राफ आपके सामने आएगा, क्योंकि पी स्क्वायर है, अगर खाली पी होता तो स्ट्रेट लाइन आ जाती। क्लियर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी और मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्लियर। मास और काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, मास, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस प्रकार होता है ग्राफ। इसी प्रकार यहां पर है P और M, तो P और M के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, P और M के लिए, तो यहां पर आपके पास P और M के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, इस एक्सिस का लॉन्ग क्या लेना है, M, और इस एक्सिस का लॉन्ग आपने क्या लेना है, P लेना है। थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम है, तो यहां पर P है और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, M। क्लियर। तो P और M क्या है, रूट में इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर रूट नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन आती, रूट में है तो यहां पर आपके पास हल्का सा ग्राफ इस प्रकार आपके पास आएगा। क्लियर। तो ये तीनों केसेस थे, 3 केसेस हमारे पास थे, ये 1, इन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया, ये आपका फर्स्ट के लिए है, ये आपका सेकंड के लिए है, और ये आपका थर्ड के लिए है। क्लियर। तीनों के लिए यहां पर ये ग्राफ है, और इन तीनों का यहां पर आपके पास रिलेशन की डिस्कशन किया, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है इस आर्टिकल से वो हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।